हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेव्स टुगेदर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि दी आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन पर वीडियो बनाइए, और मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं और कन्फ्यूज़ रहे हैं। और TRE 2 में हमने देखा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया लेकिन जॉब नहीं मिला, मार्क्स भी आया लेकिन जॉब नहीं मिला, कुछ तो सेलेक्ट भी हो गए बाद में बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था। जब मैं खुद DV कराने गई थी तो मेरा ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स था, तो सबसे पहले सारी चीज़ें देखने से पहले सबसे पहले देखा गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं। जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही था तभी आगे की चीज़ें देखी गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए और आपके जितने भी साथी हैं जो TRE 3 के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, TRE 3 देने वाले हैं या स्टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, करने वाले हैं, जो भी है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से हमने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे अपने फ्रेंड्स को भी हमने देखा है कि जो खुद मतलब कि इतनी एजुकेट होने के बावजूद भी मिस्टेक कर दी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी और में बन रहा था, किसी और में फॉर्म फिलअप कर दी और इस बार मिस कर गई। तो फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो सकती है, किसी के समय ख़राब हो सकता है, पैसा ख़राब हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं, और आप सभी लोगों के मैसेज की वजह से ये मुझे वीडियो बनाना पड़ा। पहले मुझे बनाना चाहिए लेकिन मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, इस वजह से वीडियो मैं पहले नहीं बना पाई, अभी मैं बना पा रही हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि हम मैथ्स से अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, हम एलिजिबल है या नहीं, साइंस के लिए हम एलिजिबल है या नहीं, हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, हमारा जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई हुई है जिस सब्जेक्ट के साथ हुई है उसके लिए हम किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, ताकि आगे चल कर के कोई प्रॉब्लम का सामना हमें नहीं करना पड़े। इन सब चीज़ों को हमें देखना है आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस बार साइंस और सोशल साइंस को लेकर केवल नहीं था, मैथ्स में भी प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मैथ्स में एलिजिबल थे लेकिन वो साइंस में अप्लाई कर दिए थे, बहुत सारे साइंस में एलिजिबल थे वो मैथ्स में अप्लाई कर दिए थे। तो ये मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ये तीनों के साथ कन्फ्यूजन बना हुआ था, इसलिए मैं ये तीनों के ऊपर डिटेल्स में बात करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस की बात करेंगे कि जो साइंस है, साइंस से आप स्टेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, या साइंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, ग्रेजुएशन में किसी का या तो केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, या जूलॉजी ऑनर्स होगा, या बॉटनी ऑनर्स होगा, या फिजिक्स ऑनर्स होगा, या मैथ्स ऑनर्स होगा, कुछ तो होगा, या आर्ट्स में ही होगा। लेकिन हम अभी साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस में या तो फिजिक्स ऑनर्स होगा, या तो केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, या तो जूलॉजी ऑनर्स होगा, या तो बॉटनी ऑनर्स होगा। तो फिजिक्स ऑनर्स वाले को तो साइड कर दीजिए, वो साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी बचे 3 जूलॉजी ऑनर्स वाले। जिसका भी जूलॉजी ऑनर्स होगा उसका बॉटनी होगा या केमिस्ट्री होगा, एक सब्सिडरी पेपर ज़रूर होगा, ठीक है, तो वो एलिजिबल होंगे साइंस के लिए। अगर किसी का जूलॉजी ऑनर्स होगा तो बॉटनी भी होगा, केमिस्ट्री होगा, या दोनों नहीं भी होगा तो केमिस्ट्री भी है और बॉटनी है, केमिस्ट्री और बॉटनी, तो भी वो साइंस के लिए एलिजिबल है। या जूलॉजी केमिस्ट्री है तो भी वो साइंस के लिए एलिजिबल है, जूलॉजी बॉटनी है तो भी वो साइंस के लिए एलिजिबल है। यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इन तीनों में से कोई भी 2 होना चाहिए तो आप साइंस के लिए एलिजिबल है। कौन कौन से? जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, इन तीनों में से 2 होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। देखिए, हम ऑनर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि 3 साल दोनों पढ़ा होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मान लो कि जूलॉजी 3 साल पढ़े हो, केमिस्ट्री आप 2 ही साल पढ़े हो, फिर भी आप एलिजिबल हो। केमिस्ट्री आप 3 साल पढ़े हो, जूलॉजी आप 2 ही साल पढ़े हो, फिर भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो आपको अपना देख लेना है, बस ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 साल 3 साल का कोई मामला नहीं है, बस ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब किसी किसी का माइक्रोबायोलॉजी भी होता है तो वो भी साइंस के लिए एलिजिबल है, कोई कोई बायोटेक्नोलॉजी करते हैं वो भी एलिजिबल है साइंस के लिए। तो साइंस के लिए मुझे लगता है कि कोई अब कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स वाले साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। केमिस्ट्री ऑनर्स अगर है और आपका केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ फिजिक्स है, मैथ्स है,
तो आप साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ साथ आपका जूलॉजी या बॉटनी भी होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ही आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो साइंस में अब कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं मैथ्स पर। तो देखिए मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, मैथ्स में आप तभी एलिजिबल हैं जब ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ्स आप पढ़े हो, ये कंपलसरी है, मैथ्स तो होना ही चाहिए। मैथ्स के साथ और क्या होना चाहिए, भौतिकी या रसायन। केमिस्ट्री आप पढ़े हो मैथ्स के साथ, मैथ्स और केमिस्ट्री, तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है। मैथ्स और फिजिक्स आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, तो भी आप एलिजिबल है। अब यहाँ पर ऑनर्स की बात नहीं हो रही है, मैथ्स ऑनर्स अगर आप किए हैं तब तो आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स है, तो आप 3 साल फिजिक्स पढ़े होंगे और आप 2 ही साल मैथ्स पढ़े होंगे, फिर भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है। जैसे कि मेरा था, फिजिक्स ऑनर्स था लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा मैथ्स भी था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो मैं मैथ्स के लिए एलिजिबल थी। इसी प्रकार से अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से होंगे और साथ में आपका मैथ्स अगर होगा तो भी आप एलिजिबल है। आप केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को ये देखना है कि आपका बायोलॉजी है केमिस्ट्री के साथ में कि मैथ्स है केमिस्ट्री के साथ में। अगर केमिस्ट्री के साथ में मैथ्स है तो फिर मैथ्स के लिए एलिजिबल होंगे। केमिस्ट्री के साथ में अगर बायोलॉजी में जूलॉजी या बॉटनी है तो फिर आप साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको ये देखना होगा। फिजिक्स ऑनर्स वाले का तो क्लियर है कि फिजिक्स वाले का केमिस्ट्री या मैथ्स होता है, तो मैथ्स में आ जाएंगे, ठीक है। साथ में देखिए मैथ्स के साथ आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या सांख्यिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या बीसीए हो या बीटेक हो, यानी आप बीसीए किए हैं तो भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है। आप बीटेक मैथ्स यानी गणित के उसमें अगर पढ़ाई आपने की है बीटेक में तो भी आप एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस अगर आपका है तो भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपका हुआ है तो भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल है। सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपका है तो मैथ्स के साथ भौतिकी हो या मैथ्स के साथ रसायन हो, मैथ्स के साथ फिजिक्स हो या मैथ्स के साथ केमिस्ट्री हो, तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स ऑनर्स से फिर भी आप है, मैथ्स अगर सब्सिडरी में पढ़े फिर भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई मैथ्स के लिए, अब कोई डाउट नहीं होगा मैथ्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स ऑनर्स वाले जो भी है वो साथ में गणित पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, वो गणित में एलिजिबल है, साइंस में नहीं। ये मिस्टेक बहुत सारे लोगों ने किया है, फिजिक्स ऑनर्स वाले साइंस में चले गए, साइंस में तो एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। केमिस्ट्री ऑनर्स वाले आ गए मैथ्स में, ये गलत हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स वाले का ज़्यादातर आप यही देखेंगे कि उनका बायोलॉजी जूलॉजी जो भी होता है, बॉटनी वही होता है, तो वो साइंस में चले जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब एसएसटी का देख लेते हैं, ये दो तो क्लियर हो गया। अब एसएसटी का देखते हैं। देखिए एसएसटी में 4 है, ठीक है। इन चारों को देखिए, इतिहास है, ठीक है, भूगोल है और अर्थशास्त्र है और राजनीति शास्त्र है। इन चारों में से 2 होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। इन चारों में से यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन चारों में से 2 होना कंपलसरी है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि इसमें से इतिहास या भूगोल, इन दोनों में से कोई एक कंपलसरी है। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने क्या बोला कि इन चारों में से कोई 2 होना कंपलसरी है आपके ग्रेजुएशन में। अब आप सोचेंगे कि अर्थशास्त्र हो गया और राजनीति शास्त्र हो गया तो हम सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो गए। नहीं, अगर अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो आप बोलेंगे इन चारों में से तो 2 में मैंने बताया कि 2 होना चाहिए, तो ये तो 2 है ही, तो नहीं, इन चारों में से 2 होना चाहिए, लेकिन उसमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे होगा ये देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो वो साइंस यानी सोशल साइंस में एलिजिबल है। किसी का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है तो वो भी सोशल साइंस में एलिजिबल है। किसी का हिस्ट्री और साथ में ज्योग्राफी, ये 2 ग्रेजुएशन में है, कम से कम मैं बता रही हूँ, और इसके अलावा और सब्जेक्ट है तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 2 ऐसे अगर है, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो, यानी एक हिस्ट्री हो और बाकी कोई भी एक हो, तो आप एलिजिबल हैं। या
जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो फिर भी आप एलिजिबल है, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो फिर भी आप एलिजिबल है। यानी कि हिस्ट्री के साथ कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए इन चारों में से तो आप एलिजिबल है, या ज्योग्राफी के साथ कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए इन चारों में से तो भी आप एलिजिबल है। अगर इतिहास भूगोल ये दो केवल आपका है तो भी आप एलिजिबल है। यानी कि इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए, इन दोनों में से एक मस्ट होना चाहिए और बाकी एक कोई भी हो इसके अलावा, ठीक है। यानी एक इतिहास आप उठा लीजिए और इतिहास के बाद इन तीनों में से कोई भी एक हो तो दो हो गया, कम से कम दो हो गया तो आप एलिजिबल है। या एक भूगोल आपका हो गया और बाकी इन तीनों में से कोई एक हो गया तो दो हो गया तो आप एलिजिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इतिहास या भूगोल कंपलसरी है और बाकी कोई एक हो तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे भाषा की बात करें तो भाषा के लिए सिंपल है, आप कोई भी ऑनर्स लिए होंगे तो भाषा ज़रूर पढ़े होंगे, हो सकता है इंग्लिश पढ़े होंगे, उर्दू पढ़े होंगे, हिंदी पढ़े होंगे, जो भी पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भाषा तो ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। आप 1 साल पढ़े हो, आप 2 साल पढ़े हो, आप 3 साल पढ़े हो, ये मैटर नहीं करता है, आप उस भाषा में एलिजिबल है। अगर आप ग्रेजुएशन में मान लीजिए हिंदी पढ़े हैं तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में अगर आप 2 ईयर ही इंग्लिश पढ़े हैं तो आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल है। आप उर्दू पढ़े हैं तो आप उर्दू के लिए एलिजिबल है। मतलब जो भाषा आप ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं, मान लेते हैं कि किसी का फिजिक्स ऑनर्स है ग्रेजुएशन में लेकिन साथ में वो हिंदी भी पढ़ा है तो हिंदी के लिए भी एलिजिबल है। लेकिन आप एक बार में एक ही पेपर दे सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। यानी स्टेट का पेपर आप एक बार में एक ही भाषा के लिए दे सकते हैं। अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं तो मैथ का ही आप दे सकते हैं, या हिंदी भी आप पढ़े हैं, आप चाहते हैं भाषा में जाना तो आप हिंदी से दे सकते हैं, कोई दोनों में से एक ही दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो भाषा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑनर्स हो उस भाषा में आप ऑनर्स मतलब 3 साल पढ़े हैं वो भाषा, या उस भाषा को आप सब्सिडरी के रूप में पढ़े हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उस भाषा में एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर वो भाषा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसमें होता है थोड़ा कन्फ्यूज़न। बाकी ये हमने पेपर 1 के लिए बताया, स्टेट पेपर 1 के लिए, क्योंकि स्टेट पेपर 1 में ही इतना सारा कन्फ्यूज़न होता है और पेपर 2 में तो कोई कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में होगा उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पेपर 2 स्टेट का पेपर 2 आप फिजिक्स के लिए एलिजिबल होंगे। मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं यानी पीजी किए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जो आपका पीजी लेवल पर सब्जेक्ट है उसमें आप एलिजिबल होंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यह आपने देख लिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आई होप कि आप सभी लोगों को जो भी डाउट्स थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं और आगे मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ध्यान में रख कर ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और आगे आप स्टेप लीजिएगा ताकि आपका पैसा, मेहनत, समय ये बेकार नहीं हो, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़रूर मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी के भी अगर लाइफ की बात होती है, किसी के भी अगर डाउट्स है, संदेह है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अगर क्लियर होते हैं तो फ्रेंड्स हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।